ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका भारत के लिए हमेशा से संवेदनशील रहा है। पूर्वी पाकिस्तान जब था बांग्लादेश, तब भी पाकिस्तान इस इलाके का इस्तेमाल करता था भारत में परेशानियों को बढ़ाने के लिए, और एक ऐसा कार्यक्रम था जो बड़ा लंबा चल रहा था। उस समय एक शख्स की एंट्री होती है और वो भी बहुत कम उम्र का, 23 से 24 साल का। वो कौन थे? वो थे अजीत डोभाल। नॉर्थ ईस्ट के चप्पे चप्पे से और नॉर्थ ईस्ट के हर ऐतिहासिक घटना से बड़ी अच्छी तरीके से परिचित हैं डोभाल। इसलिए डोभाल जब किसी मीटिंग में बैठते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड या फिर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, तो पाकिस्तान के कान खड़े हो जाते हैं। एक बड़ी पुरानी और बड़ी अच्छी कहानी है 7 लालटेन की, जिसके बारे में मैं बताऊंगी कि अजीत डोभाल ने 7 लालटेन का इस्तेमाल कैसे किया था नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़े ग्रुप को तोड़ने में। लेकिन आज मैं ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ? ये इसलिए क्योंकि अजीत डोभाल और बांग्लादेश के एनएसए के बीच में जो मुलाकात हुई, साथ ही साथ सीएससी की जो बैठक हुई, वो सारी बातें अब निकल कर सामने आनी शुरू हो गई हैं। और इसी बीच बांग्लादेश के एनएसए ने सीएससी की मीटिंग में क्या मांग करी है वो बहुत ज्यादा खास है। और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रहा है कि इधर मीटिंग चल रही है और उधर भारत ने एक जहाज को पकड़ा है बांग्लादेश का। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी तो बांग्लादेश में आज सुबह सुबह एक काफी बड़ा भूकंप आया है। हालांकि उसको लेकर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आया है कि कितनी हानि हुई है, कितनी मुश्किलें हैं। वो जैसे जैसे निकल कर आएगा फिर किसी वीडियो में हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे उसे। पर अब सीएससी मीटिंग की डिटेल भी निकल कर आ रही है और द्विपक्षीय मीटिंग की भी कुछ डिटेल निकल कर आ रही है। एनएसए अजीत डोभाल से मिलने के लिए खलीलुर रहमान एक दिन पहले ही पहुंच गए, 19 को ही पहुंच गए, जबकि 20 को थी सीएससी की बैठक। सीएससी की बैठक में सबसे पहला सवाल तो ये कि कौन कौन आया। श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, ये सारे यहाँ पर मौजूद रहे। ये बैठक हर साल होती है और इस साल भी हुई। भारत ने न्योता दिया और इस न्योते में सारे देश पहुंचे। लेकिन सबसे खास चीज ये है कि भारत, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, सबको पांचों को न्योता दिया गया। लेकिन यहाँ बांग्लादेश से उम्मीद नहीं थी कि लोग आएंगे, पर यहाँ एक दिन पहले ही खलीलुर रहमान आ गए। एक बायलैटरल मीटिंग हुई और इस मीटिंग से रिलेटेड चीजें कुछ हद तक निकल कर आई हैं। आधिकारिक तौर पर अभी पूरी डिटेल निकल कर नहीं आई है, पर सीएससी मीटिंग की जो तस्वीरें हैं और वीडियो भी रिलीज हुए हैं। अजीत डोभाल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि समय बदल रहा है और इस समय के साथ साथ अब हमें भी एक्टिव होना होगा, समुद्री सुरक्षा को लेकर, साइबर सुरक्षा को लेकर, साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। यहाँ भारत ने एक पॉलिसी दिखलाई और वो पॉलिसी था कि हम साझेदारी करके एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात तो सबसे बड़ी सच्चाई है कि भारत ने यहाँ नेबरहुड फर्स्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है कि ये जो सारे पड़ोसी हैं ये हमारे हैं और आने वाले समय में इस समंदर का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। ये भी सच है और ऐसे में भारत के द्वारा कदम इस दिशा में बढ़ाया जा रहा है कि जो भी पड़ोसी हों वो आपस में मिलजुल कर रहें। खैर, भारत के कदम से मालदीव जो चाइना के पाले में जा रहा था वो वापस भारत के पाले में अभी तक लौट कर आया हुआ है। अच्छी बात यह है कि हमारे दो पड़ोसी, खास तौर पर कहें श्रीलंका और मालदीव, इसके साथ भारत के संबंध सामान्य हो गए हैं। श्रीलंका के साथ तो बहुत ही अच्छा हो गया है। अनुराग दिसानायके जब कुर्सी पर बैठे थे तो लगा था कि पता नहीं ये चाइना की तरफ जाएंगे क्या, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनुराग दिसानायके ने भारत को ही चुना और ये दिखलाता है कि भारत इन देशों में ज्यादा विश्वसनीय है और लोकप्रिय भी है। अब रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में काफी तेजी से बदलाव हो रहा है। बांग्लादेश में ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान से कई सारे धार्मिक नेता भी पहुंच रहे हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव के ऊपर अपना फोकस डाल रहे हैं कि आने वाले समय में किसे सत्ता मिले। अवामी लीग के साथ जो सीन बन गया है, उस सीन के बाद तो मुश्किल है कि अवामी लीग सत्ता पर आ पाएगी। लेकिन आगे की सरकार कैसी होगी बांग्लादेश की, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसी बीच बांग्लादेश के जो एनएसए हैं, उन्होंने इस मीटिंग में कुछ बातें कही।
जैसे कि सारी सामान्य बातें तो इन्होंने कह दी जो एक नॉर्मल संगठन के बारे में कहा जाता है, हम इसके विस्तार से खुश हैं, ये आगे बढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि हमें डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, इसके विषय में काम करने की जरूरत है। और जिस तरीके से डिजिटल युग हो गया है, एआई का युग हो गया है, ऐसे में हम देशों को मिलकर साथ लड़ने की जरूरत है। बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैलता है। लेकिन समस्या क्या है कि सही चीज को भी अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन कह देंगे तो उससे किए गए काम छिपते नहीं हैं। बांग्लादेश में एक मुश्किल देखने को मिली, यूनुस सरकार के तरफ से भी बार बार देखने को मिली। वो भारत के मीडिया के ऊपर बड़े चिढ़ते हैं और कारण क्या है, उनको लगता है कि भारत की मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, चाहे अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो या और किसी तरीके का मुद्दा हो। अभी कहा जा रहा है जो रिलीज किया है डॉक्यूमेंट इन्होंने, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सीएससी मीटिंग की, इसमें शेख हसीना का कहीं कोई नाम नहीं है। लेकिन द्विपक्षीय बैठक में आधिकारिक तौर पर नहीं तो अनौपचारिक तौर पर शेख हसीना को लेकर कथित तौर पर बात हुई, चुनाव को लेकर कथित तौर पर बात हुई। पर एक चीज अजीब हुई और वो है अजीत डोभाल को न्योता दिया इन्होंने कहा कि जब जैसे आपको सुविधा हो उस अनुसार आप बांग्लादेश में आइए। ये एक पॉजिटिव संदेश है। लेकिन इस बीच ये देखने को मिल रहा है कि भारत बंगाल की खाड़ी में बहुत ही ज्यादा सजग हो चुका है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख रहे हैं, भारत ने अभी एक जहाज पकड़ा है जिस जहाज में 28 बांग्लादेशी हैं। वैसे तो ये अपने आप को मछुआरे बता रहे हैं, लेकिन अभी भारत की जांच इस पर चल रही है। पहले भी इस तरह की घटनाएं 1988 में हो चुकी है, जिसमें मछुआरों के जहाज का इस्तेमाल किया जाता था हथियार, ड्रग्स वगैरह के सप्लाई में। इसलिए भारत बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। और खासकर अगर बात करें अजीत डोभाल की, तो अजीत डोभाल नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में बहुत ही ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं और इनका तो इतिहास भी रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मिजोरम में एक जमाना था 1968 से 69 का, उस समय मात्र 23 से 24 साल के थे डोभाल। और उस समय मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, इसने पूरे राज्य में विद्रोह कर रखा था, सेना भी नहीं घुस पा रही थी। एमएनएफ के कमांडर थे लाल डेंगा। इन्होंने 1966 में पूरे मिजोरम को स्वतंत्र मिजो राज्य घोषित कर दिया था। और कहा जाता है कि जब जवान जंगल के अंदर घुसते थे तो वो लोग भी गायब हो जाते थे। 1968 तक भारतीय खुफिया एजेंसी कोशिश करती रही कि एक आईबी के एजेंट को भेज दे, लेकिन मुश्किल था। तभी सबसे जूनियर आईपीएस अजीत डोभाल को बुलाया गया। वैसे कहा गया, देखो तुम देखने में तो मिजो लगते नहीं हो, लेकिन तुम मिजो भाषा बोल सकते हो, अकेले जाओ और लाल डेंगा के सबसे करीबी 7 कमांडरों को तोड़ कर लाओ, और अगर पकड़े गए तो भारत सरकार तुम्हें नहीं जानती है। डोभाल ने क्या किया, अपना असली नाम छोड़ा, बन गए जेरोमा, हथियार छोड़ा, सिर्फ एक छोटा चाकू, बाइबल लिया और लुंगी पहनी, बाल बढ़ाए, मिजो गाना गाते हुए आइजोल से लुंगलेई तक पैदल चले गए। सबसे पहले एमएनएफ के कमांडर के गांव पहुंचे और कहा कि मैं गुवाहाटी से भाग कर आया हूं, असम पुलिस ने मेरे भाई को मार दिया है, मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूं। धीरे धीरे ये घुस गए। डोभाल ने धीरे धीरे हर कमांडर से मुलाकात करना शुरू कर दिया है। डोभाल ने हर कमांडर को अलग अलग रात में मिलने का तरीका बनाया। हर कमांडर को एक लालटेन दी और कहा कि जिस रात तुम मेरे साथ बात करना चाहो, अपनी झोपड़ी के बाहर लालटेन टांग देना, मैं अकेला आऊंगा। धीरे धीरे 7 में से 6 कमांडर डोभाल के संपर्क में आ गए। डोभाल ने उन्हें कहा कि लाल डेंगा तुम सबका इस्तेमाल कर रहा है, वो बर्मा और चीन से पैसा खा रहा है, तुम्हें मरने के लिए छोड़ देगा। एक समय ऐसा हुआ कि लाल डेंगा को शक हो गया। उसने 14 एमएनएफ लड़ा के उसके साथ भेज दिए एक गोदाम में। लेकिन बीच रास्ते में ही डोभाल को समझ में आ गया कि इसे शक हो गया है और ये वहां से उन 6 कमांडरों को लिया और वो साथ लेकर भाग आए। ये आधिकारिक रिकॉर्ड है। 1969 के अंत तक 6 बड़े एमएनएफ कमांडरों ने सरेंडर कर दिया और 1971 तक एमएनएफ का पूरा विद्रोह टूट गया। नॉर्थ ईस्ट और अजीत डोभाल का बहुत पुराना संबंध है। अब आगे देखना होगा कि डोभाल इस पूरे मसले को कैसे हल करते हैं। क्या बांग्लादेश को फिर से नॉर्मल रिश्तों की तरफ ले जाया जा सकेगा या नहीं? आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।